हेलो लर्नर्स, दिस साइड इज हिरेन सिंह कुशवाहा और आज मैं आप सबके सामने नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और बिना समय गंवाए हुए शुरू करता हूं आज का ये टॉपिक और देखते हैं इसके फैक्ट्स एंड फंडामेंटल क्या है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, पहले तो मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने से पहले आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। या मैंने इनफाइनाइट लिखा हुआ है, बस उसका मतलब नॉन फाइनाइट ही समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, ये हो गया हमारा फाइनाइट और ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसको मैं काट कर नॉन फाइनाइट लिख देता हूं। तो ये बात एकदम क्लियर है कि अगर बच्चे को फाइनाइट वर्ब समझ में आ जाएगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट की तरह काम करते हैं। जैसे गुड का अपोजिट बैड होता है, रिच का अपोजिट पुअर होता है, वैसे ही फाइनाइट वर्ब का अपोजिट नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो पहले समझते हैं फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोग को बोलूंगा, दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वो हर रविवार को मंदिर जाते हैं। इसमें वर्ब देखी कौन सी है, गो। अब मुझे आपको यह समझाना है कि गो जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और लिखूंगा, ही गोज टू टेम्पल एवरी संडे, ठीक है। अच्छा, यहां भी मेन वर्ब गोज है। फिर मैं एक एग्जांपल और लिखूंगा, ही हैज गॉन टू टेम्पल एवरी संडे, इस तरह से। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, दे विल गो टू टेम्पल एवरी संडे। अब जो बात मैं आप लोग तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये है कि गो, गोज, गॉन, गो, एक एग्जाम्पल और, दे आर गोइंग टू टेम्पल, वो मंदिर जा रहे हैं, ये यहीं तक लिखा हुआ है। इसमें ये जो गोइंग है तो ये सब के सब ये फॉर्म है, गो, गोज, गॉन, गो, गोइंग। ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन सुनिए, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, अच्छा नंबर से मेरा मतलब है, देखो मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और इंग्लिश में नंबर होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, या तो वर्ब अगर टाइम के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हो या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हो, ऐसी वर्ब को दोस्तों फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब। जैसे यहां देखो, दे का अगर मैं आपसे पूछूं नंबर क्या है, दे सब्जेक्ट तो है पर इसका नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो दे का जो नंबर है वो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। ये तो पता ही होगा, दे प्लूरल की तरह काम करता है। अब प्लूरल का एग्रीमेंट आपके प्लूरल से हो गया, तो ये जो गो है ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आ जाओ अब जरा अगला, ही गोज। अब आपको ये पता होगा दोनों के वाक्य जो है एक ही टेंस में लिखे हुए हैं। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। सो दे गो टू टेम्पल और ही गोज टू टेम्पल, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं, टेंस तो सेम है, पर ऐसा क्या हो रहा है यहां कि गो का गोज हुआ, ये हो रहा है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। यानी यहां ही सिंगुलर है तो वर्ब का एग्रीमेंट भी देखो सिंगुलर से ही होगा। यानी यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि गो का जो गोज हो रहा है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या फिर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के नंबर, क्योंकि टेंस तो दोनों का एक ही है, ऊपर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा क्या हुआ कि गो का गोज हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दे का सब्जेक्ट प्लूरल था और मतलब दे का जो नंबर था वो प्लूरल था और ही का नंबर जो था वो सिंगुलर था, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे से कंपेयर करो, यहां ही लिखा हुआ है, फिर सर आपने यहां गोज क्यों नहीं लिखा, गॉन क्यों आ गया। ऊपर सेकंड वाले में भी तो ही था, नीचे थर्ड वाले में भी ही है, ऊपर तो आप गोज लिख रहे हो, नीचे आप गॉन लिख रहे हो। यानी अब ये जो गोज का गॉन हो रहा है ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर आपका
टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर ये जो गोस का गॉन है ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये जो गो है वो नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, गोस सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, गॉन टेंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो ही हैज गोज नहीं आता, अगर ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता तो ही हैज गोज नहीं आता, लेकिन गोज आ नहीं सकता। दे विल गो। अब मैं पूछ रहा हूं ये जो गो है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या नंबर के अकॉर्डिंग? ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ना, विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, वही आ रही है। दे आर। अच्छा, इसकी तुलना करें जरा फर्स्ट से। फिफ्थ में भी दे लिखा हुआ है, फर्स्ट में भी दे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दे के साथ यहां गो आ गया और यहां दे के साथ गोइंग आ गया? नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहां दे का के साथ गो नहीं लिखेंगे, गोइंग ही लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक बात? यानी गो बोलिए, गोज बोलिए, गॉन बोलिए, गोइंग बोलिए, ये सब की सब फाइनाइट वर्ब हैं। क्यों है? क्योंकि ये सारी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के या तो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं या सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने एक पेज लिया और आपको बतलाना चाहा एक सेंटेंस और। ही wants to go there। ठीक है, they want to go there, they wanted to go there yesterday। ठीक है, ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इसमें मैंने पूछना चाहता हूं कि वर्ब कहां कहां पर है, कहां कहां आपको वर्ब देखने को मिल रही है। तो देखिए, पहले सेंटेंस की ए की अगर बात करूं तो वॉन्ट्स और गो मिल रही है। बी की अगर बात करूं तो वॉन्ट और गो मेन वर्ब मिल रही है। सी की अगर बात करूं तो वॉन्टेड और गो मिल रही है। पर मालूम है इसमें से एक वर्ब फाइनाइट है, एक वर्ब नॉन फाइनाइट है। ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो सिलेक्शन होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, यानी ये वॉन्ट्स फाइनाइट वर्ब है। दे प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आ गई, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये क्या लिखा था? यस्टरडे। यस्टरडे यानी पास्ट में हो गया, और यस्टरडे है इसलिए हमने यहां दे के साथ वांट नहीं लिखा, वांटेड लिखना पड़ा, क्योंकि टाइम अगर पास्ट का है, टाइम अगर पास्ट का है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो यहां वांटेड हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई और ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, पर अब देखिए इस वॉन्ट्स का असर गो पे पड़ा ही नहीं। ये थोड़ी ना कि मैंने यहां वॉन्ट्स किया तो यहां भी मैं गोस करूंगा क्योंकि यहां ही लिखा है। क्या ही किसी भी एंगल से गो पर इंपैक्ट डाल रहा है? नहीं ना। तो ये जो वर्ब होती हैं जिसका सब्जेक्ट के नंबर और टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। यहां देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको कुछ नहीं लेना देना कि नंबर सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे और टेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी भी स्टेट का यूज हो जाए, इसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका नंबर और टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये थोड़ी ना है कि यहां वांटेड लिखा तो यहां पर भी गो की सेकंड फॉर्म वेंट आएगी, वो भी केवल इसलिए क्योंकि यहां पर यस्टरडे टाइम दिया है, ऐसा नहीं है ना। ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो। अब यहां पे ये देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं और आप लोग को दे देता हूं। जैसे यहाँ राहुल हेट्स है, राहुल का एग्रीमेंट हेट्स से सीधा सीधा हो रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ये तो रही एफ वी मतलब फाइनाइट वर्ब। और स्मोकिंग, स्मोकिंग हमारा जिरेंट है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जिरेंट क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है। पर ये स्मोकिंग है, इसका लेना देना राहुल से है ही नहीं, ये अलग से एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। राहुल, ये हेटेड लिखा, हेटेड लिखा यानी ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को कुछ लेना देना नहीं है कि वो उसका सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। ठीक है, चलो
कितने प्रकार की होती हैं सर नॉन फाइनाइट वर्ब? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा इन्फिनेटिव जो 2 + V1 को कहा जाता है, दूसरा है हमारा जेरेंट जो V1 + ING को कहा जाता है, और तीसरा है हमारा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आप कुछ बेसिक चीजें जरा यहां देख लें। नाउन के 2 रूप होते हैं, एक को कहते हैं हम इन्फिनेटिव और दूसरे को कहते हैं हम जेरेंट। इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 + V1 का पार्ट होता है, मतलब 2 + V1 का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, और V1 + ING का जो रूप होता है उसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या सब नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाउन सर जो होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मालूम है नाउन ऐसे समझ लो जैसे फादर हैं, पापा हैं, और उनके 2 बच्चे हैं इन्फिनेटिव और जेरेंट। तो अगर जो खून इन्फिनेटिव की रगों में दौड़ रहा है, क्या उसके अंदर खून नाउन का नहीं होगा? ठीक है, इन्फिनेटिव की रगों में नाउन का खून होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि वो उसके फादर ही है। क्या जेरेंट की रगों में नाउन का खून नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि वो उसके फादर हैं। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है तो जेरेंट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना। एक तो ये बात, एक बात और ध्यान रखना कि अंग्रेजी में ING का जो रूप होता है ना दोस्तों, वो 3 जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ? एक तो वर्ब में ING यूज होती है, एक तो आपकी जेरेंट में ING यूज होती है, और एक तो आपकी एडजेक्टिव में ING यूज होती है। अगर मान लो वर्ब में ING लगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैं रिपीट कर दूं, अगर वर्ब में ING लगा सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन रहा है या तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको जेरेंट कहिएगा। अगर वर्ब में ING लगा हुआ नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफायर बन रहा है, या नाउन या प्रोनाउन से पूछे गए व्हाट काइंड या विच का आंसर है, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलिएगा। क्या बोलिएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर कोई वो एक्टिविटी कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो उसको वर्ब बोलिएगा। ठीक है, एक शीट और ले लेते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाइए। देखिए, रवि इज स्मोकिंग देयर। रवि वहां स्मोकिंग कर रहा है। ये पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस। तीसरा लिखा आई हेट स्मोकिंग। चौथा लिखा दिस इज नॉट अ स्मोकिंग जोन। देखिए, आप यहां देख रहे होंगे ध्यान से कि 4 जगह स्मोकिंग यूज हो रही है। स्मोकिंग, 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 स्मोकिंग। अब सब में ING लगा है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्मोक में ING लगा हुआ है। एक मिनट, यानी स्मोक वर्ब होती है। ठीक है, उस स्मोक में ING लगा दिया और स्मोकिंग बन गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING 3 जगह लगता है, एक वर्ब में, एक जेरेंट में, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, सेंटेंस को पढ़ो, वाक्य को पढ़ो और तय करो कि वर्ब कौन सा है, जेरेंट कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कौन सा है। यहां देखो, ये एक्टिविटी कर रहा है। इज वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की मदद करना। ये मेन वर्ब हो गई, यानी ये वर्ब में ING लगा हुआ एक वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक बात। आगे उसके एडवर्ब आ रहा है। हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब को जन्म देने का काम वर्ब का होता है। इसी वर्ब से तो पूछा होगा वेयर, रवि स्मोकिंग वेयर, देयर, तो ये वर्ब है। अच्छा, इस स्मोकिंग को छुपाइए और पूछिए व्हाट इज इंजूरियस, क्या है हानिकारक। व्हाट का आंसर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो यहां व्हाट का आंसर ये सब्जेक्ट दे रहा है। अगर वर्ब में ING लगा हुआ सब्जेक्ट है, अगर वर्ब में ING लगा सब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेरेंट बोलेंगे। तो इस स्मोकिंग को जेरेंट बोलिएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट बन रहा है। आई हेट, मैं नफरत करता हूं। क्या अभी पढ़ाया मैंने कि व्हाट का आंसर या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहां पहले ही मिल गया है।
तो ये व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होगा। और दोस्तों अगर वर्ब में आईएनजी लगा आप कोई चीज देख रहे हो, अगर वर्ब में आईएनजी लगा आप ऑब्जेक्ट बनता हुआ देख रहे हो, तो वो केवल और केवल जिरेंट होगी। तो ये स्मोकिंग भी जिरेंट थी और ये स्मोकिंग की भी जिरेंट है, बस ये स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और ये स्मोकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि जिरेंट में नाउन के अंश होते हैं, अगर नाउन के अंश होते हैं तो जिरेंट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। दिस इज नॉट। अच्छा अ हमें मालूम है क्या होता है, डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर के लिए नाउन चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए नाउन चाहिए, तो इसकी नाउन मिल गई आपको जोन। और नाउन की विशेषता जो शब्द बतलाता है उसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो ये जो स्मोकिंग आप देख रहे हैं इसको कहूंगा मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या कहूंगा, क्योंकि ये जो जोन है ये इस नाउन का मॉडिफायर है, उसकी विशेषता बतला रहा है। व्हाट काइंड ऑफ जोन, किस प्रकार का जोन। और मैंने ये पहले ही बोल चुका हूं, जब नाउन से या प्रोनाउन से आप व्हाट काइंड या विच का आंसर मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको V1 प्लस ING का ये ढांचा समझ में आया होगा। ये आपका वर्ब है, ये आपका जिरेंट है, ये स्मोकिंग आपकी जिरेंट है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। चलिए, तो इसके बारे में बात हो गई थी, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि नाउन में जो खून दौड़ रहा है वही सेम खून इन्फिनेटिव और जिरेंट में दौड़ता है। इक्का दुक्का डिफरेंस ये होते हैं कि इन्फिनेटिव बनता है 2 प्लस V1 से और जिरेंट बनता है V1 प्लस ING से। ये डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, नाउन जहां एक नेमिंग वर्ड है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। और इन्फिनेटिव और जिरेंट जो होते हैं वो एक एक्शन होते हैं, एक एक्टिविटी होते हैं। जैसे अब यहां देखो, इससे पहले मैंने एक वर्ड लिखा था स्मोकिंग, तो स्मोकिंग कोई नेम नहीं है, स्मोकिंग एक एक्टिविटी है, धूम्रपान करना। अगर मैं इसको टू स्मोक भी लिखता ना, टू स्मोक, तो ये इन्फिनेटिव होता, इसका भी मतलब वही होता, धूम्रपान करना, ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन नाउन कोई एक्टिविटी नहीं होती, नाउन कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो केवल एक नेमिंग वर्ड होता है। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं नाउन और इन्फिनेटिव जिरेंट में, बल्कि ये एक नेम ऑफ एक्टिविटी होती है। अच्छा, ये दोनों में समानता है, नाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, इन्फिनेटिव और जिरेंट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन भी काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। अगर नाउन काउंटेबल हुआ तो दो प्रकार में डिवाइड हो जाता है, एक को SCN बोलते हैं, एक वचन, और एक को PCN बोलते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय SCN, बॉयज PCN, गर्ल SCN, गर्ल्स PCN, और अनकाउंटेबल जैसे वाटर। लेकिन कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, अब जैसे एक बात बताएं, धूम्रपान करना, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? एक्टिविटी है, एक्टिविटी अनकाउंटेबल ही होती है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, अब फुटबॉल खेलना काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? चाहे एक आदमी खेल रहा हो फुटबॉल, चाहे 10 लोग खेल रहे हो, चाहे 100 लोग खेल रहे हो, फुटबॉल खेलना, कोई भी एक्टिविटी, फुटबॉल छोड़ो, कोई भी एक्टिविटी अनकाउंटेबल ही रहती है। तो इन्फिनेटिव और जिरेंट अनकाउंटेबल रहते हैं, और मालूम है अनकाउंटेबल रहते हैं ना, इसलिए 99% ये सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। अगर मान लो 2 जिरेंट आ गए या 2 इन्फिनेटिव आ गए तो वो प्लूरल बन सकते हैं। जैसे ये देखो जरा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ब्लैंक नॉट माई हैबिट्स, मेरी हैबिट्स नहीं है। अच्छा, हैबिट्स ये दोनों एक ही हैं, दोनों को मिलाकर एक ही हैबिट्स हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है ना, तो यहां आर आएगा। और देखो, ये दोनों ING लगा हुआ सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये दोनों ING लगा सब्जेक्ट बन रहा है तो ये जिरेंट हो गया, ये जिरेंट 1 हो गया, ये जिरेंट 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ब्लैंक इंजूरियस, हानिकारक है। अब यह इज आएगा। अच्छा, अब क्यों इज आएगा यहां पर? क्योंकि ये दोनों की दोनों हानिकारक हैं, दोनों का इंपैक्ट एक ही पड़ रहा है। अब चाहे आप स्मोक करो चाहे ड्रिंकिंग करो, वो दोनों ही कलेक्टिवली हानिकारक ही हैं, तो फिर दोनों को यूनिट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, इन्फिनेटिव भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। 99% इन्फिनेटिव और जिरेंट सिंगुलर ही यूज होते हैं, पर अगर एक्सेप्शनल केस आ गए तो प्लूरल की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब कुछ बातें
जिरेंट के मामले में देख लेना, पहली बात ये वर्ब में आईएनजी का रूप होता है, ये मैंने पहले ही बोल चुका हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बात हो चुकी है। अनकाउंटेबल होते हैं जिरेंट, हो चुका है। सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ये भी बात हो चुकी है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अब ये बड़े ध्यान से सुनो जरा, इसके लिए कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, अगर आपको कभी भी लगे कि प्रीपोजिशन के बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगे कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए, अगर ऐसा हो वर्ब आ जाए, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, तो समझ जाइएगा आपको उसमें आईएनजी लगाना है। पक्की बात है, याद कर लो। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए, आईएनजी लगाना है, और जैसे ही आप उसको आईएनजी लगाओगे वो जिरेंड बन जाएगी। ठीक है, अब देखो फंडा ये है, अगर आपने मेरी बेसिक फंडामेंटल की क्लास ली होगी, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर यह पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के बाद बच्चे को दो में से एक चीज मिलनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। कौन सी? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव केस का मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत बातें कर ली हैं। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, डोंट लाफ एट राम, राम के ऊपर मत हंसो। अब ये जो राम है, ये क्या है? ये सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है? ये राम जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आई कॉल्ड राम, अब ये जो राम है, ये सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है? ये सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है, तो ये राम सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट हो गया और ये राम सेंटेंस का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक बात यहां तक? चलो अब एक कॉन्सेप्ट जरा यहां देखें। अल्टीमेटली बात यह है कि आपको प्रीपोजिशन के बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है, दैट्स इट। अब अगर मान लो प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन ना आए, वर्ब आए, तो सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी से मेरा मतलब है वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे ही वर्ब में आईएनजी लगाओगे वो जिरेंड बन जाएगा, और जैसे ही जिरेंड बन जाएगा, हमें मालूम है जिरेंड के अंदर नाउन के अंश होते हैं, तो यहां प्रीपोजिशन को नाउन थोड़ा दूर चल के मिला, पर मिल तो रहा है ना। जैसे यहां देखो, चेक द डॉक्यूमेंट्स, check the documents before submit the form। फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लेना। बिफोर, यहां पर अगर आपको मैं बता दूं दोस्तों, बिफोर वर्ड जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, और यहां देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, यहां प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए, मैंने क्या पढ़ाया था, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो आईएनजी लगाकर जिरेंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि ये हटाइए और यहां सबमिटिंग लगाइए। तो यहां बोलिए चेक द डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अब ये जो सबमिटिंग बन गया ना, ये जिरेंड बन गया। किस केस का बन गया ये? चूंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये जिरेंड प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया। अब सवाल है फिर ये द फॉर्म क्या है? ये जिरेंड में जो वर्ब है ना, V1 प्लस आईएनजी, उसका ऑब्जेक्ट है। सबमिटिंग व्हाट? द फॉर्म। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट इस जिरेंड में वर्ब का है, और ये जो सबमिटिंग है, जो सबमिट का हमने सबमिट किया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो। तो एक बात आपको यहां पर यह आई समझ में कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी जिरेंड बन सकते हैं। इसमें ये जो सबमिटिंग था ना दोस्तों, ये सबमिटिंग था ना, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा था। अच्छा, एक चीज और देख लेना, पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी का पजेसिव हर, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर। तो याद रखना, अगर कोई जिरेंट यूज हो रहा हो तो उसके पहले हमेशा हमेशा मतलब हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल मैंने लिखा था, चेक द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अच्छा, फिर मैंने एक एग्जांपल और लिखा दोस्तों, मैंने लिखा check the documents
बिफोर द सबमिशन, सबमिशन के पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। अच्छा, यहां पर सीधे सीधे उंगली से घी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? यहां हमें प्रीपोजिशन के साथ सीधे सीधे नाउन मिल रही है। देखो, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। अल्टीमेटली एम क्या था कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन मिले या तो प्रोनाउन मिले, कुछ भी एक दे दो, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई एरर तो होगी नहीं। और यहां यही हो रहा है, प्रीपोजिशन को नाउन मिल गई। अगर प्रीपोजिशन को सीधे सीधे नाउन मिल गई ना, ION लगा हुआ नाउन होता है, ध्यान रखें, तो वो तो आपका नाउन मिल गया सीधा। अब क्यों फालतू में ING लगाकर जिरेंट बनाए, फिर जिरेंट लगकर फिर नाउन लें? वो काम हमने कहां किया था? ऊपर वाले में किया था। सबमिट वर्ब थी, नाउन नहीं थी। सबमिशन होता तो कोई दिक्कत करते, हम ये सब करते ही नहीं। लेकिन सबमिट मेन वर्ब आ गई, उसमें हमने ING लगाया और लगाना पड़ा क्योंकि जिरेंट हमें नहीं मिल रहा था, तो जिरेंट लिया। जिरेंट लिया तो नाउन मिली वहां से, तो अब हमारा काम चल गया। चलो, अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो थोड़ा आगे और चलते हैं। ये देखो, ही वॉज फाइंड फॉर ड्राइविंग डेंजरसली। अब ये देखो, फॉर के बाद ड्राइव मेन वर्ब होती है, ड्राइव मेन वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है और थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ब आ गई, ड्राइव, उसने ING यूज कर लिया, तो ये जिरेंट है दोस्तों, जो किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या है? एडवर्ब। हाउ का आंसर है, हमें मालूम है, मेन वर्ब से पूछे गए व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर का आंसर एडवर्ब होता है। अब मेरा सवाल है, ये एडवर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का एडवर्ब है या इस जिरेंट का एडवर्ब है? जिरेंट का एडवर्ब है। जिरेंट में वर्ब नहीं आते, ये बताइए, क्या जिरेंट को सेमी वर्ब नहीं कहा जा सकता? जिरेंट को सेमी वर्ब नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्या जिरेंट में वर्ब के अंश नहीं है? बिल्कुल है सर, V1 + ING। तो जिरेंट में वर्ब के भी अंश हैं और नाउन के भी अंश हैं, इसलिए उसको सेमी वर्ब कहा जाता है। क्या इन्फिनेटिव को सेमी वर्ब नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है सर। इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं? 2 + V1, V1 वर्ब आ गया ना, तो वर्ब के भी अंश हैं। अच्छा, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? बन सकते हैं, तो उसमें नाउन के भी अंश हैं। इसलिए इन्फिनेटिव और जिरेंट को हम लोग सेमी वर्ब्स भी कहेंगे, ठीक है। चलो, ये वैसे ड्राइविंग हाउ का आंसर है। He was fined for driving how dangerously, बन गया ये। Eating healthy food gives us energy to work। इस सेंटेंस में वर्ब कहां है दोस्तों? gives। अब वर्ब अपना बेचारा सब्जेक्ट ढूंढ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रेडिकेट को कौन सा सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है, क्या चीज हमें एनर्जी देती है। फूड देता है, अगर मेरे सामने फूड रखा हो, क्या वो मुझे एनर्जी देगा? नहीं। हेल्दी फूड मुझे एनर्जी देगा? नहीं, जब तक मैं उसे खाऊंगा नहीं। तो खाना, हेल्दी फूड को खाना मुझे एनर्जी देता है, फूड मुझे एनर्जी नहीं देता। तो यानी कि व्हाट का आंसर इसको रिलेट कर रहा है गिव्स को। 100 की एक बात, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और अगर वर्ब में ING लगा कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको जिरेंट बोलते हैं। और आपको पता है, जिरेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिरेंट सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। और यहां गिव्स आया, अगर गिव होता ना, अगर यहां गिव लिखा होता तो एरर होती। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैं आपको बस इस सेंटेंस के जरिए ये बताना चाह रहा था कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये जिरेंट, ये ING लगा, ईटिंग है। और जैसे पता चला कि ईट में ING लगा हुआ कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बन रहा है तो वो जिरेंट होगा। ही कमिंग लेट एनरेज द कोच, उसके लेट आने से कोच थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, गुस्सा हो गया। अच्छा, कोच गुस्सा क्यों हुआ होगा? उससे या उसके लेट आने से? उसके लेट आने से, यानी मेन सब्जेक्ट यहां हो गया कमिंग लेट, तो ये हो गया जिरेंट। कमिंग व्हेन का आंसर हमें मालूम एडवर्ब होता है, ये लेट जो है वो एडवर्ब है कमिंग का। अच्छा, मैंने अभी भी ये चीज पढ़ाई हुई है कि जिरेंट के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। अभी इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने यही पढ़ाया था, जिरेंट के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ हिजी लिखा है, ही कमिंग लेट होता तो रॉन्ग होता। फिलहाल ये भी सही हो गया। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटेंशन, उसका बहुत ज्यादा टेस्टी होना, वो धीरे धीरे वो चीज लुप्त हो गई, क्योंकि फिर वो डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई में कमी आ गई
तो उसके टेस्टी होने से वो चीज़ धीरे धीरे लुप्त हो गई। अच्छा, किस चीज़ से वो चीज़ लुप्त हो गई होगी? उसके टेस्टी होने से, बीइंग टेस्टी। तो ये हो गया जिरंड। लेकिन एक दिक्कत है, जिरंड के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। इट पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इट सब्जेक्टिव केस में है, तो इट को पजेसिव एडजेक्टिव बना दीजिए, इट्स लिख दीजिए। इट्स बीइंग टेस्टी कॉज्ड इट्स एक्सटेंशन। ठीक है, चलो। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद देखो हम देख रहे हैं वर्ब आ रही है। सॉल्व फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉल्व की सेकंड फॉर्म सॉल्व होती है, थर्ड फॉर्म सॉल्व होती है। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ गई, जैसे ही पता चला प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ गई, आईएनजी यूज हो गई, सॉल्विंग लगा दो, सही हो जाएगा। वी शैल श्योरली सक्सीड इन गेट हिम फेमस। फिर भी बात, प्रीपोजिशन को पता चला कि वर्ब आ गई, जैसे ही प्रीपोजिशन को पता चलता है कि बाद में वर्ब आ रही है, आईएनजी यूज करके वो जिरंट यूज कर लेता है। इन गेटिंग हिम फेमस बोलो। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जिरंट और इन्फिनेटिव को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। यूज जिरंट नॉट इन्फिनेटिव विथ फॉलोइंग फ्रेज। अगर आप इस तरह के फ्रेजेस देख लो, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, विथ एन आई टू, बी एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, आदि होना, हैव ऑब्जेक्शन टू, बी अपोज टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, ये सारे के सारे अगर देख लीजिए तो उसके बाद में जिरंट यूज ही करना, यानी V1 प्लस ING का रूप ही यूज करना। गलती से भी इन्फिनेटिव यूज कर मत देना। पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने बोला लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, ये फ्रेज मैंने लिया लुक फॉरवर्ड टू। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सेम फ्रेज यूज हो गया। अगर मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? लुक फॉरवर्ड टू के बाद जिरंट यूज होता है, ये तो जिरंट है नहीं, इसको जिरंट बनाना पड़ेगा, मीटिंग बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मालूम करो ये लिखा होता आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जॉब, मतलब मैं उम्मीद है कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अब फिर से लुकिंग फॉरवर्ड आया, क्या अब यहां पे ING आएगा? अब लिखूंगा मैं जॉबिंग? नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि इस प्रीपोजिशन को सीधे सीधे उंगली से घी निकल गया, सीधे नाउन ही मिल गई, उसे बात ही खत्म हो गई। अगर नाउन मिल गई तो ING लगाने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों हम जिरंट बनाएं? पर यहां जिरंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मेन वर्ब थी। चलो, जैसे देखो दे हैव कम हेयर विथ अ व्यू टू इंसल्ट। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दूं, इंसल्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होती है। तो विथ अ व्यू टू को सीधे सीधे उंगली से घी निकल गया, नाउन मिल गई, सेंटेंस सही लिखा हुआ है। दे हैव कम हियर विथ अ व्यू टू इंसल्ट मी। अच्छा, हमें मालूम है ये मी ऑब्जेक्ट है, इंसल्ट हुम का आंसर है, इंसल्ट हुम मी। अच्छा, अगर हुम का आंसर है तो बट ऑब्वियस बात है ये वर्ब होगी। जैसे ही टू को पता चला कि आगे वर्ब आ रही है, अब इसमें वो ING लगाएगा, इंसल्टिंग। यानी कि यहां ये जो इंसल्ट है ना, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये जो इंसल्ट है वो नाउन है। सीधे उंगली से घी निकल जाए, नाउन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वर्ब मिल जाए तो उसमें ING लगाकर जिरंट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां देखो दे हैव कम हियर विथ अ व्यू टू, ये क्या लिखा हुआ है हमने? डेवलपमेंट। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी जानकारी हो, अगर मैं टू के साथ डेवलपमेंट लिख रहा हूं, यानी कि इस प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए थी या प्रोनाउन चाहिए थी, ये नाउन मिल गई, MENT लगा हुआ नाउन होता है, बात खत्म करो, सीधे उंगली से घी निकल गया, नाउन मिल गई। लेकिन अगर मैंने ये लिखूं तो टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, अब टू डेवलप व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब भी होगी, क्योंकि तभी तो व्हाट पूछ पाए। जैसे टू को पता चला, यानी प्रीपोजिशन को पता चला कि आगे वर्ब आ गई, फटाक से उसने ING लगा दी, डेवलपिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अराइविंग। देखो योर अराइविंग, यहां पे देखो योर अराइविंग, योर जो लिखा है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। आप फालतू में अराइविंग क्यों कर रहे हो जब आपके पास नाउन पड़ी हुई है योर अराइवल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, टू मीटिंग यू।
ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसी के लिए हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वर्ब, जिरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। वी लाइक व्हाट, हम पसंद करते हैं क्या। व्हाट का आंसर या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमें पहले ही मिल गया है, वी, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आईएनजी लगा हुआ सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, जिरेंट। तो वो क्या होगा, जिरेंट। यानी कि ये जो आप स्विमिंग देख रहे हैं सर, वो चूंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, और अगर वर्ब में आईएनजी लगा कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो जिरेंट होगा। ठीक है, वी आर स्विमिंग नाउ, अभी हम स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग कर रहे हैं मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी यानी एक्शन कर रहा है। और वैसे भी ये वर्ब है, एडवर्ब है, व्हेन का आंसर है, ये ऊपर वाली मेन वर्ब होगी। मतलब ये जो 25वीं जो स्विमिंग लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है। दिस इज अ लॉन्ग स्विमिंग पूल। पूल, व्हाट काइंड ऑफ पूल, किस प्रकार का पूल जिसमें स्विमिंग होता हो, ये स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, वी सॉ, हमने देखा। अच्छा, आपने क्या देखा होगा, स्विमिंग देखी होगी या फिर पर्सन देखा होगा। स्विमिंग नहीं देखते, पर्सन को देखते हैं। तो वी सॉ हुम, ये हुम का आंसर पर्सन दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में दो चीजें बन सकती है, नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन है। ये स्विमिंग नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये स्विमिंग एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एक और जरा यहां पर आप देख सकते हैं, आई लाइक, मुझे पसंद है। क्या होगा पसंद आप, ईटिंग स्वीट्स, यानी मुझे मिठाई खाना पसंद है। तो आई लाइक व्हाट, ईटिंग। तो और व्हाट का आंसर ईटिंग दे रहा है। अगर व्हाट का आंसर ईटिंग दे रहा है तो अगर ये ईटिंग आईएनजी लगा हुआ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, जिरेंट होगा। आई एम ईटिंग स्वीट्स, मैं स्वीट्स खा रहा हूं यानी एक्टिविटी कर रहा हूं। ये जो ईटिंग होगी ना ये मेन वर्ब होगी। तो ये ईटिंग मेन वर्ब है क्योंकि एक्टिविटी कर रही है, और ये ईटिंग चूंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जिरेंट है। चलो, फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। अब फ्लाइंग काइट्स, उड़ती हुई पतंगे, काइट्स। अच्छा, क्या चीज डिस्टर्ब करती हैं, पतंगों को उड़ाना या उड़ती हुई पतंगे उड़ते हुए बर्ड्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो काइट्स डिस्टर्ब करती हैं बर्ड्स को। काइट सब्जेक्ट हो गया, व्हाट का आंसर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का आंसर है, डिस्टर्ब व्हाट, बर्ड्स। तो दोस्तों ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। नाउन की विशेषता, ये फ्लाइंग आप देख रहे हैं, इसको एडजेक्टिव बोलना, वर्ब मत बोल देना, जिरेंट बोल मत देना। और ये फ्लाइंग, उड़ती हुई बर्ड्स, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो, और ये बाकी के एग्जाम्पल हैं ताकि आप लोग घर पे थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब और जिरेंट में अंतर देख सको। अब कुछ बातें मैं कर लेता हूं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव दोस्तों 2+V1 के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। एक चीज आएगी इसमें बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब दोस्तों देखो, दो चीजों में मैंने इन्फिनेटिव को डिवाइड किया हुआ है, एक बेयर इन्फिनेटिव है, एक प्योर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू, कोई V1 के पहले टू का यूज नहीं होगा, बेयर इन्फिनेटिव सीधे V1 का यूज होगा। और प्योर इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1। ठीक है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बन सकते हैं। ये भी नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, और ये भी एडवर्ब फ्रेज का आंसर देते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट टू मीट हिम या टू मीट हर। अब देखना, आई वेंट, मैं गया, क्यों गए, आई वेंट, वाई आई वेंट टू मीट हर। तो ये वाई का आंसर हमें मालूम है एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब शब्दों का समूह है तो एडवर्ब फ्रेज बन गया। ठीक है, चलो, कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी आप जरा यहां पर देखिएगा। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, मतलब अगर आपको पढ़ाना है तो आपको 2 बार सीखना भी होगा। तो ये आप देख रहे हैं टू टीच पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये इन्फिनेटिव है। 2+V1 अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, दे ट्राइड टू फिक्स, दे ट्राइड व्हाट, उन्होंने कोशिश की, दे सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड वर्ब हो गई, दे ट्राइड व्हाट टू फिक्स द प्रॉब्लम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं और जिसको आप लोग घर पे भी देखिएगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी के आपको घर के लिए दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये जरा ध्यान देखना, इफ टू इन्फिनेटिव आर ज्वाइंट विद कंजक्शन, अगर आपको लगे कि 2 इन्फिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, यूज द लेटर वन इन अ बेस फॉर्म,
बाद वाला आपको बेस फॉर्म में यूज करना है। देखो जरा, इट इज हार्डर टू प्रैक्टिस देन टू प्रीच। ये देन क्या है? कंजक्शन। इसके पहले दो इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं, इसके पहले इन्फिनेटिव 1 और ये इन्फिनेटिव सेकंड। तो अगर ऐसा हो कि कंजक्शन से दो इन्फिनेटिव जुड़े हैं तो बाद वाला बेस बेयर इन्फिनेटिव में आता है, यानी इसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यूज बेयर इन्फिनेटिव विद कंजक्शन देन। अगर आपके साथ देन लग गया, अगर आपके साथ देन कंजक्शन लग गया तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज करना। बेयर इन्फिनेटिव बोले तो विदाउट टू, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे देखो, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन। अब देखो देन लग गया और देन के बाद ये देखो सीधा अटेंडिंग यूज कर रहे हैं, हटाओ से, देन टू अटेंड लिखो, देन टू अटेंड। ठीक है, चलो, ही हैज बेटर टू टेक सम रेस्ट, ही हैज बेटर टू टेक सम रेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे जरा ये देख लें, ही हैज बेटर नहीं, ही हैड बेटर आएगा, सॉरी भाई मैं सोचूं कि कुछ रॉन्ग हो रहा है। ही हैड बेटर जो होते हैं वो होते हैं मॉडल। अब याद रखना, कैन मॉडल हो, कुड मॉडल हो, मे हो, माइट हो, नीड हो, हैड बेटर हो, ऑट टू हो, वुड रेदर हो, वुड बेटर हो, हैड रेदर हो, ये सब के सब मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी विदाउट टू। तो यहाँ पर हैड बेटर के साथ ये टू को हटा दीजिए, सीधा बोलिए ही हैड बेटर टेक सम रेस्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ही कैन, अब कैन क्या ठहरा? मॉडल, मॉडल के साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ही कैन टू कम बोलते हो या ही कैन कम बोलते हो? ही कैन कम ना, टू कम रॉन्ग है। अब यहां देखो, ही वुड रादर, ये वुड रादर पूरा का पूरा हो गया मॉडल, और मॉडल के साथ मैंने क्या पढ़ाया? बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू क्यों आ रहा है सर यहां पे? हटाओ, विदाउट टू आएगा। दे वुड रेदर, फिर मॉडल आ गया, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो यहां पे टू हटाओ। और देन के साथ मैंने बोला कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता है हमेशा, टू हटाओ। सो दे वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, चलो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अच्छा, स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे इंडेफिनिट एक फैक्ट बतलाता है, हमने ये टेंस में पढ़ लिए थे, जितने भी इंडेफिनिट स्टेट के जो भी वर्ब होती हैं वो फैक्ट्स बतलाती हैं। 2 + V1 एक्टिव वॉइस में कहेंगे और 2B + V3 पैसिव वॉइस में कहेंगे। यानी देखो 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है, वो इन्फिनेटिव दोस्तों एक्टिव वॉइस का रहता है। ठीक है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो 2B + V3 बनाना पड़ेगा। अब ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, पर ये पैसिव वॉइस का है। एक्टिव और पैसिव वॉइस हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है 2B का, तो 2B के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। परफेक्ट का बनाना है तो 2 है + V3, जिसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो 2 हैव बीन + V3 का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का 2 हैव बीन + V4 का यूज होगा। सॉरी, चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा वो ध्यान रखना। जो इन्फिनेटिव होते हैं ना, ये मैंने इंडेफिनिट यहां पे बाय मिस्टेक यूज कर लिया। इन्फिनेटिव, हाँ, इन्फिनेटिव जो होता है ना 2 + V1, इसका मतलब है कोई भी एक्शन जो है ना वो मेन वर्ब के बाद में हो रहा है, मेन वर्ब की एक्शन के बाद में हो रहा है। जैसे यहां देखो, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली जाऊं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या चाहना और दिल्ली जाना दोनों एक ही समय पर होंगे क्या? क्या दोनों पैरेलल समय पर होंगे क्या? नहीं ना, दिल्ली जाना चाहने के बाद होगा ना। तो मैं चाहता हूं, तो चाहने के बाद ही तो जाओगे दिल्ली, तो यही तो मैंने लिखा है। 2 + V1 जो होता है वो एक्शन परफॉर्म होता है मेन वर्ब के बाद में। ये मेन वर्ब है, इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म हो तो उसमें 2 + V1 का यूज होगा। जेरेंट का यूज होता है दोस्तों, या तो वर्ब के साथ साथ कोई एक्शन हो रहा हो या उसके पहले हो रहा हो। वर्ब के पहले कोई एक्शन अगर हो रहा हो
या वर्ब के साथ साथ कोई एक्शन हो रहा हो तो जेरेंट का यूज करना। परफेक्ट इन्फिनेटिव जिसको हम टू हैव प्लस वी थर्ड बोलते हैं, वो एक्शन मेन वर्ब के पहले का होता है। जैसे ये देखो, दे डोंट रिमेंबर टू मीट दिस मैन लास्ट ईयर, उन्हें याद नहीं है वो इस इंसान से पिछले साल कब मिले थे, उन्हें याद नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा है, लास्ट ईयर। अब उन्हें याद ही नहीं है, यानी पास्ट का एक्शन हो गया। पास्ट का एक्शन हो गया तो टू हैव मेट आएगा। ये रिमेंबर से पहले का एक्शन होगा कि अगर वो मिले होंगे तो वो याद करने के पहले ही मिले होंगे। द मैन रिपेंडेंट, रिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों पछतावा करना। अच्छा, पछतावा हमें कब होता है, जब हम कोई एक्शन कर लिए होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पछतावा पहले होगा और एक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन होगा बाद में रिपेंड होगा। तो फिर यहां पर ये काम पहले होगा। अगर ये काम पहले हो गया है रिपेंड करने से, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले कोई काम हो, बिफोर द मेन वर्ब, तो टू हैव प्लस वी थर्ड का यूज होता है। तो उसको बोलो टू हैव किल्ड। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ जाएगी, टू हैव के साथ में आ जाएगी। दे वांटेड, वो चाहते थे कि वो टीवी देखें। अच्छा, चाहते थे, पहले चाहना हुआ, उसके बाद टीवी देखने का काम हुआ होगा, यानी ये काम हो गया पहले, ठीक है। अब बाद में काम होगा, मेन वर्ब के बाद में कोई काम हो, आफ्टर दी मेन वर्ब, टू प्लस वी वन यूज करो, इसको हटाओ, टू वॉच लगाओ। दे वॉन्टेड टू वॉच टीवी। दे डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने टीवी नहीं देखी थी। अच्छा, जब उन्होंने मना किया, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कोई काम आपने किया है पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो काम आपने पक्की बात है कि किया है, यानी बिफोर दी मेन वर्ब। अच्छा, बिफोर दी मेन वर्ब के साथ में होता है जेरेंट। सेंटेंस सही लिखा हुआ। दे एंजॉयड वॉचिंग टीवी। एक बार बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि टीवी साथ साथ में देख रहे हो और एंजॉय भी साथ साथ में हो रहा हो। जैसे मैं बाहुबली पिक्चर देख रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि बाहुबली पिक्चर देखना और एंजॉय करना साथ साथ में हो। हाँ सर, हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो देखो जरा, ऐसा एक्शन जो साथ साथ में परफॉर्म हो रहा हो उसके लिए जेरेंट का यूज करते हैं। तो सही लिखा है, दे एंजॉयड वॉचिंग टीवी। चलो गाइस, कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए दिए ताकि आप लोग घर जाइए और घर पर खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मेरे एंड से ये नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप उनको घर में अच्छे से देखिए। और मिलता हूं अब मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।